एक डूबते हुए इंसान को जितनी जरूरत ऑक्सीजन की होती है ना, उतना ही जरूरी होता है विकास और वर्दी नाम का टॉपिक एक शिक्षक एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसका आप जाकर के देख लीजिए, पिछले प्रश्न पत्रों को आप जाकर के देख लीजिए। विकास और अभिवृद्धि नाम के इस टॉपिक से आपको 5 से 7 सवाल, 5 से 7 सवाल आपको इससे संबंधित मिल जाएंगे। फिर वो चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये बाकी के टॉपिकों को भी प्रभावित करता है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं विकास और अभिवृद्धि के सिद्धांत। और इसका मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 2 सवाल आपकी परीक्षा के अंदर इससे संबंधित आने वाले हैं। लेकिन वो सिर्फ ऐसे सिद्धांत जो आपने 8-9 पढ़े हैं उससे सवाल वो का वो नहीं आने वाला है, अप्लाइड आता है। कहीं ना कहीं उसके ऊपर पूछा जाता है, कोई अन्य उदाहरण देकर के पूछा जाता है। और अगर अपना बेसिक कंप्लीट नहीं होता, अपने वो लाइनें तो हमने रट रखी होती है, लेकिन अगर बेसिक कंप्लीट नहीं होता है ना, तो फिर हम उस सवाल को सही नहीं कर सकते। और सही नहीं कर सकते तो फिर अपने नंबर कम हो जाते हैं। आज मैं 7 या 8 जो भी सिद्धांत है वर्दी और विकास के, उनको समझाने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आपने विकास और अभिवृद्धि नाम के इस टॉपिक के बारे में सामान्य अवधारणा को अगर आपने नहीं समझा है तो वो मैंने पिछले वीडियो के अंदर बता दिया है, आप वहां जाकर के इसको समझ सकते हैं। तो चलिए आज इस टॉपिक को मैं शुरू करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो भी 6 या 7 जो सिद्धांत है वर्दी और विकास के, उनको समझने की हम कोशिश करते हैं। पहला सिद्धांत है आपके सामने कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखिए, प्रतिमान का मतलब क्या है? प्रतिमान का मतलब होता है बाह्य स्वरूप। आपका जो शरीर है, पशु का एक शरीर है, किसी बर्तन का जो स्वरूप है वो ही है प्रतिमान। प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या फिर वो मानव जाति हो, वो अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। यानी कि पशु का जो बच्चा होगा वो पशु के जैसा होगा, मानव का जो बच्चा होगा वो मानव के जैसा होगा। यानी कि जैसे पशु के सींग होते हैं तो पशु के बच्चे के भी सींग होंगे। समझ गए? जैसे मानव के 2 पैर है तो मानव के बच्चे के 2 ही पैर होंगे। यानी कि प्रत्येक बच्चा जो होता है वो उसकी जाति का अनुसरण करता है, उसके प्रतिमान का अनुसरण करता है। यही होती है समान प्रतिमान का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या है? सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। यानी कि पहले आपका सामान्य विकास होगा और उसके बाद के अंदर आपका विशिष्ट विकास होगा। इसको पहले देखिएगा। इसको पढ़ने से इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। सामान्य का मतलब होता है सरल, विशिष्ट का मतलब होता है खास। समझ गए? यानी कि पहले हम सरल चीजों को जानते हैं, बेसिक को जानते हैं, उसके बाद के अंदर विशिष्ट चीजें हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब जैसे मान लीजिएगा कि आपको शरीर नाम का टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको ये पता तो होना चाहिए शरीर है क्या। उसके बाद के अंदर हम अंगों पे जाएंगे, उसकी जैसे आंख है, उसका कान है, उसका नाक है, उसका हाथ है। इन टॉपिकों को हम बाद के अंदर कवर करेंगे। पहले हमें शरीर के बारे के अंदर सामान्य जानकारी होनी चाहिए, तभी हम बाकी की चीजों को क्लियर कर पाएंगे, इन विशिष्ट चीजों के बारे के अंदर जान पाएंगे। ये चीज होती है सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। यानी कि कोई भी नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करता है और पहले पूरे शरीर का संचालन करता है, फिर किसी विशिष्ट अंग का संचालन करता है। तो यही है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत क्या है? वंशानुक्रम व वातावरण की अंत्यक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम का मतलब होता है कि आपको आपके माता पिता, आपके दादा दादी और आपके नाना नानी से जो गुण मिले हैं वो तो है वंशानुक्रम। वातावरण का मतलब है जिस जगह आप पले बड़े हो और जिस जगह आप रह रहे हो, चाहे कोई किसी स्कूल में, किसी हॉस्टल के अंदर, आपके घर का जो परिवेश है, वो तमाम चीजें वो आपके विकास को प्रभावित करती है। और इन दोनों का, जैसे मान लीजिएगा वंशानुक्रम को ए और वातावरण को अगर मैं बी बता दूं, तो इनके बीच के अंदर जो संबंध होगा वो गुणात्मक संबंध होगा। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास न सिर्फ वंशानुक्रम के कारण और न ही केवल वातावरण के कारण, वरन दोनों की अंतोक्रिया के कारण होता है। यानी इन दोनों का जो परिणाम निकलेगा वही आपका विकास होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के गुणनफल का योग ही आपका विकास होता है। यही आपका वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसके अंदर। चलिएगा अगला सिद्धांत, विभिन्नताओं का सिद्धांत। विभिन्नता का मतलब होता है जिसके अंदर अलग अलग गुण है। यानी कि प्रत्येक बालक के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है। इस स्वरूप में व्यक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती है। एक ही आयु के 2 बालकों में शारीरिक, मानसिक या फिर सामाजिक आदि विकास के अंदर विभिन्नता। देखिए, प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है। यानी कि एक ही पिता के 2 बच्चे हैं,
एक बच्चा पढ़ने के अंदर होशियार है और दूसरा कमजोर है, इसका मतलब क्या है, वो व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है। एक बच्चा शरीर के अंदर मजबूत है, दूसरा कमजोर है, वो भी क्या है, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है। यानी वो रहते वही है, फिर भी एक अध्यापक सभी बच्चों को पढ़ाता है। कक्षा के अंदर 50 बच्चों को जब परीक्षा लेता है तो एक विद्यार्थी के नंबर आते हैं 50 और दूसरे के आ रहा है 0। इसका मतलब क्या है, वो व्यक्तिक भिन्नता के कारण ऐसा हो रहा है। चलिए सिद्धांत 5, और सिद्धांत 5 है परस्पर संबंध का सिद्धांत। यानी कि एक दूसरी चीजें जो है, आपका शारीरिक विकास अगर ठीक से हुआ है तो आपका मानसिक विकास उससे प्रभावित होगा, वो भी ठीक से होगा। यानी आप शारीरिक रूप से बीमार है तो आपके मानसिक रूप से उस चीज का इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका मतलब है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। यानी जिसका शारीरिक विकास अच्छा होगा उसका मानसिक विकास अच्छा होगा, तो ये चीज, और जिसका मानसिक विकास अच्छा होगा उसका संवेगात्मक विकास अच्छा होगा, यानी वो संवेगात्मक रूप से वो व्यक्ति बिल्कुल सही रहेगा। तो ये सिद्धांत है। अब सिद्धांत 6, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का मतलब होता है बिखरी हुई जो चीजें हैं ना अलग अलग, उनको ला करके एक जगह डाल देना, ये कहलाता है एकीकरण का सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, उसके बाद वह उन भागों का एकीकरण करना सीख जाता है। जैसे मान लीजिएगा कि आपको गेंदबाजी सीखनी है तो सबसे पहले आपको जब ट्रेनिंग दी जाएगी ना, तो एक नंबर पे आपको बताया जाएगा कि आपको दौड़ करना आना चाहिए, दूसरे नंबर पर आना चाहिए आपको बॉल पकड़नी, बॉल को कैसे पकड़ना है, और तीसरे नंबर पर आपको सिखाया जाएगा आपको हाथ को किस तरीके से घुमाना है। अब तीनों चीजें सीख जाने के बाद के अंदर आपको एक साथ के अंदर बोला जाएगा कि अब आप बॉलिंग कीजिए, तब आप दौड़ोगे ही सही, आप हाथ भी घुमाओगे और आप कहीं ना कहीं बॉल को पकड़ना भी सीख जाओगे। ये तीनों चीजें जो होगी आपकी एक साथ हो जाएगी, यही है एकीकरण का सिद्धांत। यानी कि अंगों के भागों को चलाना सीखता है और उसके बाद के अंदर में उसका एकीकरण करना सीखता है। तो ये चीजें हैं एकीकरण के सिद्धांत के अंदर। चलिए अगला 7वां सिद्धांत, ये है विकास की दिशा का सिद्धांत। इसको बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है और इसके दो होते हैं। एक तो है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। यानी कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है, सिर है, तो पहले विकास सिर का होगा, उसके बाद के अंदर पैरों का होगा। और इसका एक अन्य नाम है मनोविज्ञान के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए। इसका जो अन्य नाम है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, उसको कहते हैं सिफेलोकोडल। मैं यहाँ पर लिख करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो होना चाहिए आपके सिफेलोकोडल। थोड़ा कठिन नाम है लेकिन ये पूछा जाता है, सिफेलोकोडल। समझ गए आप? देखिए अच्छे से लिखा नहीं गया लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सिर से पैर की ओर जो विकास होता है उसको कहते हैं सिफेलोकोडल। और दूसरा जो होता है वो बालक का विकास अंदर से बाहर की ओर होता है, जिसको बोला जाता है प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल, दोनों थोड़े कठिन नाम है लेकिन आपको इनके बारे के अंदर पता होना चाहिए। यानी कि बालक का विकास अंदर से बाहर की ओर होता होगा, यानी आपके अंदर के जो अंग है, जैसे मान लीजिए आपकी किडनी है, जैसे मान लीजिए आपका हृदय है, जैसे मान लीजिए आपके फेफड़े हैं, उनका विकास पहले होगा, उसके बाद के अंदर बाह्य अंगों का विकास होगा। ये है अंदर से बाहर का सिद्धांत, जिसको बोला जाता है प्रोक्सिमोडिस्टल। और जो ये सिद्धांत है सिर से पैर वाला, तो यानी पहले आपके सिर का विकास होगा, उसके बाद के अंदर आपकी धड़, उसके बाद के अंदर आपके पैरों का विकास होगा। तो ये है आपके सिफेलोकोडल। तो इन दोनों सिद्धांतों को आपको याद रखना अति महत्वपूर्ण है। ये विकास की दिशा के सिद्धांत है, विकास इसी दिशा के अंदर चलता है। अगला सिद्धांत 8वां, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। गति का मतलब है तेज या धीमी, है ना। विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति विभिन्न होती है, विभिन्नता होती है, यानी उनके अंदर ये विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। जैसे मान लीजिएगा कि एक बच्चा है, शुरू से ही उसकी लंबाई ज्यादा है, उसके पड़ोसी के बच्चे से शुरू से ही उसकी जो है हाइट उससे ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो पूरा 15 वर्ष का 20 वर्ष का होगा ना, तो भी उसकी हाइट जो है पड़ोसी के बच्चे से अधिक ही रहेगी। इसका मतलब क्या है, जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा है वह साधारण से बड़ा होने पर भी लंबा रहता है, जो छोटा है वह साधारण से छोटा ही रहता है। ये विकास की गति का सिद्धांत है। समझ गए आप? और इसके बाद के अंदर अंतिम जो है आज का सिद्धांत, उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर का मतलब होता है जो लगातार है, यानी विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, और पर वह गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि भाई आप जब गर्भ के अंदर होते हैं तभी से आपका विकास आरंभ हो जाता है और ये आपके मृत्यु पर्यंत चलता है, यानी मृत्यु तक आपका विकास होता रहता है। लेकिन हो सकता है कि कभी आपका विकास तेज हो, कभी धीमे हो, कभी तेज हो कभी धीमे हो, यानी गति तेज या धीमे हो सकती है, लेकिन वो होती है अविराम होती है, यानी लगातार होती है। यही निरंतरता का विकास है। इस प्रकार से हमने विकास के इन तमाम इन सिद्धांतों को आज हमने समझा। और अब आपको पता होना चाहिए कि भाई इन सिद्धांतों को समझने के बाद के अंदर आप अब जो भी सवाल है आपके, उनको आप प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं आपको वो सवाल आने लग जाएंगे, अगर कंसेप्ट को आपने सही से पढ़ा है और अगर आपको
वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और लाइक करना तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा। और आगे के वीडियो में और लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, और पढ़ोगे तभी सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए आसान हो जाएगी। इसी के साथ के अंदर हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।